जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी को जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। क्या चीज़? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्लास 8। ठीक है, कौन सा है? पार्ट 2 दूसरा पार्ट और कक्षा 8 NCERT का है दोस्तों। ठीक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है, कौन सा है दोस्त? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। अंग्रेजी फ्रांसीसी जो अंग्रेज लोग थे, वो फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियन की तरह, जैसे फ्रांसीसी जो आए थे इंडिया में और यूरोपियन जो आए थे, उन्हीं की तरह जो अंग्रेज जो आए थे व्यापार करने, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। कैसे आए थे? व्यापार करने भारत में। लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया इन्होंने। क्या कर लिया इन्होंने? पूरा धीरे धीरे अपना भारत में स्थापित कर लिया राज्य, पूरा भारत में। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए जानते हैं कौन कौन से उनने तरीके अपनाए थे, कौन कौन से उनने साधन अपनाए थे, क्या क्या चीज़ थी, किस तरीके से अपनाए, कहाँ कहाँ अपनाए थे, किस किस देश में। ठीक है, देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी में, कौन सी में? 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, मतलब जो मुग़ल साम्राज्य थे अंग्रेज़ों से पहले, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी? कमज़ोर शक्तियाँ। ठीक है, कमज़ोर शक्तियाँ पड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने उन पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया। क्या डालना? दबाव डालना स्टार्ट कर दिया उन पर। मुग़ल साम्राज्य की शक्तियाँ क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कर ली मैं आपको बताता हूँ। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इन्होंने स्थापित कहाँ की थी? क्षेत्रीय शासकों में, प्रांतीय में। आपके बंगाल, जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, बंगाल में की थी। ठीक है, पहला बंगाल में, बिहार व उड़ीसा में। बिहार, उड़ीसा। ठीक है, अवध है ना, अवध, हैदराबाद, मैसूर, अवध, हैदराबाद, या हैदराबाद इस तरह से लिख सकते हैं, हैदराबाद। ठीक है, मैसूर। मैं बड़े बड़े अक्षरों में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है ना आपको? मैसूर और मराठा प्रमुख थे। ये दोस्तों मुख्य हैं। यहाँ जहाँ पर इन्होंने प्रांतीय किया था, क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र जो सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, मुगल बादशाह का नियंत्रण नामात्र का रह गया था। जो मुगल बादशाह था, जो अंग्रेजों के ज़माने से पहले ही, उन्होंने क्या रह गई थी? नामात्र की, बस खाली, मतलब कठपुतली की तरह नचाते रहे अंग्रेज। ठीक है, उन्होंने नामात्र की रह गई थी, उनकी वो थी बादशाहत। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। इसी सदी में यूरोप में, फ्रांस जो यूरोप था, इसी सदी में यूरोप में जो वो है ना, यूरोप के अंदर, यूरोप एक देश है। ठीक है, यूरोप में जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेश व व्यापार से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक नियंत्रण युद्ध रहे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यूरोप में जो फ्रांस और इंग्लैंड थे, फ्रांस और इंग्लैंड जो थे, इंग्लैंड
फ्रांस, यूरोप के अंदर जो फ्रांस और इंग्लैंड थे ना, उन पर क्या हुआ था, निवेशकों और व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन जगहों से, ठीक है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, इन जगहों से यूरोप के जो लोग थे ना, व्यापार वो कराने के लिए, उपनिवेश व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इनमें कई वर्षों तक नियंत्रण युद्ध चलते रहे, आपस में लड़ाई चलती रही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। यहाँ तक कि इंग्लैंड व फ्रांस के जो राजा थे ना, वो अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि देखो दोस्तों, दोनों देश के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। जितने भी ये थे ना, ये खाली बंगाल से और अपने इंडिया से ही इतने अमीर हो गए थे कि ये अपने यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड, यूरोप से आपस में युद्ध करते थे। और वहाँ के जो राजा थे ना, कहाँ के, आपके फ्रांस, ठीक है ना, इंग्लैंड और फ्रांस के जो राजा थे ना, वो भी इनकी कंपनियों का पूरा समर्थन देते थे, पूरा समर्थन, इनकी मदद करते थे, ठीक है। उपनिवेश जानते हैं उपनिवेश क्या होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, उपनिवेश राज्य क्या है? ठीक है, उपनिवेश क्या है दोस्तों? उपनिवेश राज्य क्या है? ठीक है, उपनिवेश राज्य, उपनिवेश जो है राज्य क्या है? जब एक देश, जैसे कि कोई इंग्लैंड और भारत है ना, जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे कि भारत मान लो, ठीक है, पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है, जिसको हर किसी चीज़ पर अधिकार होना। इंग्लैंड का हर किसी चीज़ पर, पहाड़ों पर अधिकार होना, जंगलों पर अधिकार होना, हर किसी चीज़ पर अधिकार होना भारत के क्षेत्र पर, ठीक है ना। उपनिवेश राज्य बन जाता है, पहला राज्य जो दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का, जितने भी संसाधन हैं भारत में, उन संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश जो पहला देश है इंग्लैंड, ठीक है ना, उन्नति करता चला जाता है, जबकि अपना जैसा उपनिवेश दूसरा देश जैसे भारत अवुन्नति की तरफ आता चला जाता है, तो मतलब नीचे की तरफ आता चला जाता है, और जो पहला देश है वो बढ़ता चला जाता है, जैसे कि इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, बच्चों, भारत को अंग्रेजों ने जो अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, ठीक है, जानते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, जो काफ़ी कारखाने वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, कपड़ों के हैं, व्यापारी कच्चे माल के हैं, मील के, पटसन के, जो उद्योग लग जाते हैं ना, उसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, क्या लग गए थे? कारखाने लग गए थे, ठीक है। अंत वह भारत के सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना जो सस्ता जो कपड़ा था ना, सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था। इंग्लैंड जो था वो क्या करता था, वो सस्ता जो कपड़ा था और दूसरा सामान जो भारत में ना ऊंचे दामों में बेचता था, ठीक है, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। जो कपड़ा बाहर का जो था वो कच्चा भारत में ही बेचकर वो लोग क्या होते रहे, वो लोग मालामाल होते रहे, ठीक है। वे भारत से कई जरूरी फसलें उगवाकर, जो भारत में जो कई जरूरी वो फसलें थी उन्हें उगवाकर, ठीक है, वो बेचते थे, बाहर बेच देते थे। जैसे मील है, मील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, ये ऐसी और भी फसलें थीं जो कि भारत में ही उगवाकर, ठीक है, बाहर इंग्लैंड से बाहर यूरोप और काफ़ी देशों में निर्यात होती थी, ठीक है, बेची जाती थी। दोस्तों, उन्हें व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए
काफ़ी दिक्कतें आती थी इंग्लैंड को, जो है भारी सामान होते थे, जितने भी नील फील है, जितने भी औद्योगिक चीज़ थे, उन्हें बनाकर अगर वो बाहर ले जाते थे तो काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने रेल बिछाना, रेल की पटरियाँ बिछाना, भारत के कुछ ही क्षेत्रों में रेल की पटरियाँ बिछाना और सड़कें बनाना स्टार्ट कर दी, मतलब बनाना चालू कर दी, शुरू कर दिए। ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकार रखने और भारत के जो लोग थे ना दोस्तों, भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। किसको? इंग्लैंड को दोस्तों। इंग्लैंड को काफ़ी महसूस हुआ क्या चीज़, कि जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई इंग्लैंड के लोगों को। दोस्तों, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए जो विशेष अभियान जो होता है ना, विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है ना, उद्योग की जो क्रांति किसको कहते हैं? जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो चलाए गए विशेष अभियान को, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। दोस्तों, यह भारत की कपास की पैदावार, तो भारत में, ठीक है ना, भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता था, कपास की पैदावार। फिर यहाँ से जो कपास जो थी वो क्या थी, भारत से कपास कच्चा माल जो था वो इंग्लैंड बेचते थे। ठीक है, फिर इंग्लैंड में जो है ना, जो कारखाने लगे हुए थे उद्योग, जो इंग्लैंड के कारखानों में कच्चा माल जो कपड़ा जो था बनते हुए तैयार हुआ करता था। और फिर तैयार होने के बाद जो एजेंट जो थे, जो कच्चे माल के जो बेचते थे, इंडिया को बेचते, ठीक है ना, महंगे दामों में। कैसे? महंगे दामों में कपड़ों पे बेचते थे। जो अंग्रेज थे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ अपना कारखानों में तैयार कर फिर हमें ही बेचते थे महंगे दामों में, ऊंचे दामों में। ठीक है, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल, जैसे कौन से माल थे, जैसे कपास से कपड़ा, ठीक है ना, जो कपास ले जाते थे उनसे कपड़ा बनाकर, ठीक है, जैसे चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए नील तैयार आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। ठीक है, जो कपास जो इंडिया से ले जाते थे उनसे कपड़ा बनाते थे। फिर चाय पत्ती ले जाते थे, चाय पत्तियों को पैकेट में पैक कर फिर इंडिया को सेल करते और बाहर भी विदेशों में सेल करते। फिर कपड़ा रंगने के लिए नील भी, ठीक है ना, वो किससे ले जाते थे? जहाज़ों के माध्यम से। ठीक है, जहाज़ों के माध्यम से ले जाते थे। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी नील कॉफ़ी चाय के बागान भारत में लगाती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। कहाँ पर बेचती थी? इंग्लैंड के कारखानों में। इन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें ले जाने के लिए रेलवे लाइनें, सड़कें, दूरसंचार आदि व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेज़ी आई और इसका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपना अधिकार रखे और भारत को अपना वर्चस्व कायम किया। जो बाहर के जो लोग थे, यूरोपियन और इंग्लैंड के अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या काम किया? कच्चा माल इंडिया से ले जाते थे और अपने यहाँ पर तैयार कर हमें ही महंगा दामों में बेच देते थे। तो उन्होंने ऐसा कर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, भारत पर वर्चस्व कायम कर दिया। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। मतलब ये आपस में ही जो दो कंपनियां थीं वो एक दूसरे को भारत में कायम रखने के लिए आपस में ही लड़ती रहीं। ठीक है, ये कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें, यानी वो अपनी खुद कंपनी स्थापित रहे। तो एक दूसरे कंपनियां लड़ती रहती थी। ठीक है, इसके लिए दोनों ही कंपनी अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव, कौन? एक अंग्रेज था, लॉर्ड क्लाइव।
लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो था वो कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और जो फ्रांसीसी की तरफ से थे वो कौन थे? डुप्ले। कौन थे? डुप्ले। डुप्ले वो फ्रांसीसी की तरफ से थे। फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्व मतलब कंपनी का नेतृत्व किया, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, ठीक है दोस्तों। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, ठीक है। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। जितने भी जब इंडिया में जो थे वो राजा और नवाब क्या करते थे? आपस में ही लड़ते। इनका फ़ायदा कौन उठाते? अंग्रेज, ठीक है। इनको आपस में लड़ते हुए इनका फ़ायदा कौन उठाते? अंग्रेज उठाते थे, ठीक है। भारत के जो वो थे राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। इनमें उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे दोस्तों, और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने पर नहीं हिचकिचाते थे। ये राजा और जितने भी थे वो नवाब वो क्या करते थे? ये हेल्प उनसे मदद मांगने के लिए हिचकिचाते नहीं थे अंग्रेज़ों से। अगर जो भी उनकी मदद ले लेता तो उनकी क्या होता? जो सेना थी ना और मजबूत हो जाती। क्योंकि उनके पास काफ़ी वो थे, तोपें, बंदूकें थी, तोपें थी, ठीक है। दोनों कंपनियां इन झगड़ों पर अपनी टांगें अड़ाने लगी। जो कंपनियां थी वो इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब के साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती दोस्तों। यूरोपियन सेना का दबदबा था। जो यूरोपियन जो सेना थी काफ़ी थी, उनका काफ़ी दबदबा था। क्योंकि उनके पास अच्छे घोड़े थे, अच्छी बंदूकें थी, ठीक है, और तोपें थी उनके पास, गोला बारूद वगैरह था। जो यूरोपियन सेना के पास बेहतर जो वो थी नौसेना भी थी। और ये लोग क्या करते थे? नियमित परेड वगैरह चलती थी इनकी, ड्रिल और परेड, ठीक है दोस्तों। जो राजा कंपनी की सेना सहायता के बदले में उस बहुत धन भेंट देते थे। मतलब जो राजा हेल्प मांगता, अगर वो जीत जाता तो ये राजा जो थे ना या नवाब जो भी जीतता तो वो अंग्रेज़ों को काफ़ी धन वगैरह और ज़मीन भी देते थे। मतलब भेंट दे देते, दान कर देते थे उनको। अगर ये दान कंपनी के व्यापार के काम आता। जो कंपनियां थीं जो लड़ती थीं अंग्रेज वाली कंपनियां, वो दान उनकी जो वो थी कंपनियां उनके काम आता था। कई बार कंपनी राजा के उनके राज्य जो उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। जैसे किसी नवाब से या राजा से कोई अगर जीत जाता है, ठीक है ना, तो उसके शहर से कुछ इलाका अपने नाम करवा लेते थे अंग्रेज, ठीक है ना। उस इलाके के गांव, शहर व कंपनी लगान वसूल करती थी। जिस इलाके को या गांव को, है ना, जैसा कोई सा भी गांव है, ठीक है ना, कोई सा भी गांव है, अगर अंग्रेज राजा दान दे देता था उस कंपनी को, ठीक है ना, तो वो कंपनी जो थी तो उस गांव से लगान वसूल करती थी, लगान, ठीक है ना, लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी दोस्तों। इस तरह मिले धन की कंपनी अपनी सेना पर खर्च भी चलाती थी। भारत में ज़मीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की। जो कंपनियां थीं इन्होंने क्या काम किया?
तो काफ़ी ज़मीनें जो इकट्ठी होगी, इनकी किलेबंदियाँ करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने काफ़ी किलेबंदियाँ, ठीक है ना, जो कोठियाँ बनाकर उन्होंने किलेबंदियाँ स्टार्ट कर दी। एक दूसरे से कई युद्ध लड़े, जो भारत में है ना दोस्तों, भारत में एक दूसरे से कई युद्ध भी लड़े इन्होंने। इनके द्वारा दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से और 1763 ईस्वी के 3 युद्ध लड़े गए। 1700 जिसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध कितने लड़े गए दोस्तों? 3 लड़े गए, ठीक है ना। पहला, तीसरा। पहला जो लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ाया गया था आपका? 1746 से 1748 तक, ठीक है ना। 1746 से 1748 तक। और दूसरा लड़ा गया था 1749 से, ठीक है ना, 1754 ईस्वी तक। सॉरी, 54 ईस्वी तक। और तीसरा युद्ध कब था दोस्तों? 1756 से 1763 तक, तीसरा युद्ध। से 1763 के बीच, ठीक है ना। ये क्या थे? ये 3 युद्ध हुए 1746 से 1763 तक के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज से परास्त हो गए। जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी थे, वो अंग्रेजों से क्या हो गए? परास्त, ठीक है ना। कौन से युद्ध में? आपके 1760 में, 1760 ईस्वी में, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में। अंग्रेजों से क्या हो गए? परास्त हो गए फ्रांसीसी 1760 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और राजाओं और नवाब को अंग्रेजों से खतरा क्यों हुआ? ठीक है दोस्तों, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना पर खर्च उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। जैसी भी कंपनियां जो थी, इनको जो राजा थे, नवाब थे, इनको पैसा देते देते, ठीक है ना, इन पर क्या हो गया? कर्ज काफ़ी हो गया, काफ़ी कर्ज बोझ होने लगा इन पर, काफ़ी बहुत इनके ऊपर खर्च कर कर जो काफ़ी बोझ महसूस करने लगे। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ाने दे सकते थे। इन्होंने अपनी कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। और देखो दोस्तों, अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग थे ना, लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति का धाक जमाएं।
वे कंपनी को दूसरी बातों से भी परेशान रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं से, राज्य से फ़ायदा उठाना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, भारत के राजाओं से, राज्य से के फ़ायदा उठाना। दोस्तों भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना। ठीक है, वो कौन कौन से राजाओं से फ़ायदा उठाते थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी करते थे, कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, निजी व्यापार भी कर रहे थे। ठीक है, अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे दोस्तों, और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उनके साथ उनके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल हो रहे थे, मालामाल होकर भारत से लौट रहे थे। जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते थे, वो अलग माल बताकर, ठीक है ना, जो अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे दोस्तों, तो ये कंपनी का माल है, ठीक है ना, उन्हें बेच देते थे, और वो धनवान भी होते रहे, और उनके कर्मचारी भी, और जो अफसर वगैरह थे वो भी धनवान होते रहे। और धीरे धीरे वो धनवान होते होते वो सीधे अपने बाहर चले गए, अपने देश भारत से लौटते रहे। ठीक है ना, कई भारतीय व्यापारी सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। ठीक है ना, कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर ज़बरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश में रहते थे। खरीदने की क्या करते थे दोस्तों? कोशिश करती रहती थी। ठीक है, जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे दोस्तों, जो कंपनी को भेंट में मिलते थे, उन्हें किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती थी। जब राजा इन बातों का विरोध करते, जो राजा थे यहाँ के, वो इनका विरोध करते। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज इनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसी किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो इनके व्यापार के तरीक़ों पर रोक न लगे। मतलब ये अंग्रेज जो थे, राजा को ऐसा बिठाना चाहते थे जो कि इनकी वो कठपुतली बनकर रहे, इनके इशारों पर नाचें। ठीक है ना, जो ये कहें वही वो करें। ठीक है ना, 1756 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 1756 ईस्वी में दोस्तों, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पुत्र सिराजुद्दौला, कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कहाँ का? बंगाल का नवाब बना। ठीक है दोस्तों, सत्ता संभालते ही उसे घरेलू व बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसको काफ़ी जो सेठ लोग थे, ठीक है ना, इनको क्या था? उनका समर्थन प्राप्त था। जो धनी लोग थे, जो धनी सेठ थे, उनको इनका समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने क्या किया? वो करते थे, जो नवाब के जो विरोधी थे, उनके विरोध में जो साजिश में भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने उनकी साजिशों में, विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया।
ठीक है, भाग लेना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। कौन दोस्तों, यूरोपियन कंपनियां, जो शाही फरमान होता है, ठीक है, उसका क्या कर रही थी, उसके व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कलकत्ता, ठीक है, जो कोलकाता था पहले, अब कलकत्ता हो गया, स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों का अवहेलना की। इसके क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों का कौन सा गढ़ था, कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई मद्रास पहुंचा, कहाँ पहुंचा दोस्तों, चेन्नई और मद्रास पहुंचा, तब क्लाइव एक जो नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। क्लाइव जो था, ठीक है दोस्तों, क्लाइव कौन था, जो एक कंपनी की, फ्रांसीसी कंपनी की वो कर रहा था, जो अपनी कंपनी का सहारा दे रहा था क्लाइव, वो एक बटालियन लेकर, पूरी नौसैनिक के बेड़ा लेकर वो कहाँ चला गया, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में जो अंग्रेजों को पुनः अधिकार हो गया, अंग्रेजों का, ठीक है, नवाब तथा अंग्रेजों के बीच, अलीनगर की संधि, अलीनगर की कब संधि हुई थी, 9 फरवरी 1757, ठीक है ना, ये डेट याद रखना, 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि, नवाब और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना, नवाब और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, कब हुई, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, जो कंपनी थी, बटालियन बाहर की जो कंपनी थी अंग्रेजी कंपनी को, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया उनको, बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। जो क्लाइव जो था, अंग्रेजों का समर्थन जो कर रहा था, वो इतने से ही संतुष्ट नहीं था। ठीक है, वो तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। जो क्लाइव था वो नवाबों के जो विरोधी थे ना, उनसे क्या किया, उनसे दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया, साठगांठ करना। ठीक है, वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। कौन दोस्तों, नवाब का सेनापति मीर जाफर। ठीक है, नवाबों का सेनापति कौन था, मीर जाफर। वो अंग्रेजों से मिलकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने, और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधा देने का वचन दिया। मतलब जो मीर जाफर था वो विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसमें षड्यंत्र कौन कौन था, षड्यंत्रकर्ता कौन कौन थे। दोस्तों, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, राय दुर्लभ, कौन, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद नामक व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। ठीक है, कैसे शामिल थे, व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीति पत्र लिखा।
उस पर संधि के शर्त, जो संधि की जो शर्त थी, संधि की शर्त को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उस दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। क्लाइव जो था, क्लाइव अंग्रेजों का जो था, अंग्रेजी की साइड से, वो अपनी बड़ी सेना को लेकर जैसे ही मुर्शिदाबाद पहुंचा था, ठीक है, मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है, क्लाइव जो है अपनी नौसेना को, अपनी सेना को लेकर, बड़ी सेना को लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला से, ठीक है ना। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने से हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। क्या कर दिया? कूच, आदेश दे दिया, लड़ाई का कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेना आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति, जो नवाब था सिराजुद्दौला का, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, कौन था उसका सेनापति? मीर जाफर। को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों से मिल चुका था, ठीक है, वो क्या हुआ, अंग्रेजों से मिल चुका था। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वो षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। क्या मच गई दोस्तों? उसकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि नवाब को मालूम पड़ गया था कि सिराजुद्दौला, वो जो था मीर जाफर, वो काफ़ी वो है विश्वासघाती। कौन है? विश्वासघाती था। सिराजुद्दौला को पता लग गया था। बाद में नवाब को बंदी बना लिया गया। सिराजुद्दौला को दोस्तों क्या हुआ, बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के जो पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में, जो मीर जाफर ने जो धोखा दिया था उससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने उसको क्या दिया, काफ़ी धन और जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उससे अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते हैं। एक नाम मात्र के लिए, एक कठपुतली की तरह अंग्रेज जो है ना, उससे हर काम करा सकते थे, ठीक है, एक कठपुतली की तरह नचाना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया। उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों से भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? लूटपाट, आर्थिक कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी। दोस्तों नवाब था, उसका खजाना खाली होता चला गया। उसका जो खजाना था खाली होता चला गया अंग्रेजों को देते हुए, ठीक है, जितना भी था उसके पास, और वो काफ़ी संकट में पड़ गया। वह अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गया। उसने आर्थिक शोषण और उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। किसान और जो थे दोस्तों दस्तकार थे, उनमें काफ़ी चिंता बनी, क्योंकि उसके पास, नवाब के पास अब इतना धन बचा नहीं था, ठीक है, अंग्रेजों को देते हुए। इसी राजनीति और आर्थिक व्यवस्था से उबरकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके जो दामाद
उसका दामाद कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान, ठीक है, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ही उसको बनाया था नवाब के दामाद को, मीर कासिम को। दोस्तों मीर कासिम है ना, एक काफ़ी योग्य शासक था। क्या था? एक काफ़ी योग्य शासक, अच्छा शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था दोस्तों। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़फोड़ बंदूक और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया मीर कासिम ने दोस्तों। मुंगेर में क्या किया उसने? तोड़दार, वैसी बंदूकें जो तोड़दार थी बंदूकें, उसके कारखानों का उद्घाटन किया, मतलब स्थापित किया कारखानों को। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपियन अधिकारी नियुक्ति किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। समरू किसी जर्मन का था। समरू इसको क्या किया? सेनापति बनाया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंत अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर, मतलब गुस्सा किया, अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों के नीयत से परिचित था। मीर जाफर था, उसे मालूम था कि अंग्रेज क्या चाल चलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। वो उनसे क्या था? परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद के मुंगेर आधुनिक बिहार में, जो आधुनिक बिहार है, स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम था, इस अपमानजनक व्यवहार से आगबूला हो गया। मीर कासिम उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। कौन दोस्तों? मीर कासिम। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। कौन कौन के बीच कर लिया दोस्तों? सुजादुल्ला, ठीक है, सुजादुल्ला, ठीक है ना, और शाह आलम, मुगल बादशाह हैं जी। शाह आलम, उसने क्या काम किया? मीर कासिम ने इनसे गठबंधन कर लिया, ठीक है ना। फिर होता है क्या दोस्तों? बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बच्चों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। उपर्युक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ, ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ।
ठीक है। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। क्या है? बहुत महत्व। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हुई, जो मीर कासिम की जो शक्तियाँ थी, जो ताकत थी, ठीक है, वो थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों क्लाइव ब्रिटिश, जो क्लाइव था, बक्सर के युद्ध के बाद फिर कौन आया? वो गवर्नर बनकर क्लाइव, ठीक है, कौन आया? क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद के 2 संधियाँ की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थी। 2 संधियाँ को कब की थी दोस्तों? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि मैं बता देता हूँ। लिख के बताऊँगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बच्चों, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। कौन सी संधि थी? क्या क्या हुआ अंग्रेजों के बीच और नवाबों के बीच दोस्तों? अंग्रेजी कंपनी, जो अंग्रेज कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी, जो शाही फरमान होता है मुगल बादशाहों का, उसमें उन्होंने क्या कहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। भू राजस्व मतलब वसूली, जमीनों हैं, लगान वगैरह वसूल करने के अधिकारी हो गए वो लोग, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? मुगल बादशाहों को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, कितनी? 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त, ये 12 अगस्त को थी 1765, ये 16 अगस्त 1765। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, जो ज़िले हैं कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए, ठीक है ना। जो जो वो थे 2 ज़िले थे, कड़ा और इलाहाबाद, वो अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का ये शेष भाग अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। जो अवध का जो शेष भाग था वो किसको वापस कर दिया? शुजाउद्दौला, ठीक है। नवाब ने कंपनी को, जो नवाब था वहाँ का, उसने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। किसके रूप में? युद्ध हर्जाने के रूप में। इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन, कौन सा? द्वैध शासन, ठीक है ना। द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन व उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर बोझ डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना उपनिवेशिक राज्य बना लिया। कौन सा राज्य बना लिया? उपनिवेशिक राज्य बना लिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों। और अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? जो अंग्रेज जो व्यापार करते थे वो भारत की क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी, समझते हैं।
बच्चों, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? चुंगी कर में छूट। ये चुंगी कर था, उसमें छूट तथा सामानों के एक साथ जैसे एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने में छूट, जिससे उनका सामान दूसरे से सस्ता हो। ठीक है ना। तो होती है व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने। ठीक है। कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंद्विता यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीति से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। फिर आते हैं बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने। बंदरगाहों के पास उन्होंने क्या किया? किलेबंदी करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। क्या करना शुरू कर दिया? किलेबंदी करने। पट्टे पर स्थान प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा उनके साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्यों को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई से, काफ़ी चालाकी से, मतलब दोस्तों चतुराई से साथ अपना राज्य बढ़ाती गई और बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। उन्होंने दोस्तों क्या किया? एक तो बंदरगाहों के जितने थे उनके किले बनाना स्टार्ट कर दिया और पास। व्यापारों में मनमानी करने लगे ये लोग, जो है क्या करने लगे? व्यापार में मनमानी करने लगे। ठीक है। चुंगी कर, इसमें छूट देने लगे थोड़ी सी, जिससे उनका सामान दूसरों की अपेक्षा सस्ता हो। ठीक है। फिर दोस्तों क्या था इनका? समय समय पर आवश्यकता अनुसार, क्या दोस्तों? समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव। क्या था दोस्तों? अपनी नीतियों में बदलाव करना और शर्तों को तोड़ना। जैसे समय समय पर नीतियों, आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव और शर्तों को तोड़ना। ये काफ़ी चालाक लोग थे, जिससे शर्त रख देते थे, वादा रखते थे, उनको तोड़ते थे ये लोग। अंग्रेज काफ़ी चालाकी से उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। भारतीय राजाओं पर आक्रमण, भारतीय राजा थे आपस में फूट डालना, आक्रमण करवाना, फूट डालकर और आपस में लड़वाना। ठीक है दोस्तों। और काफ़ी निर्लज्जित प्रयोग किया करते थे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। इन्हें राजकाज का विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे, और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता थी। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने पहले ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़वाकर क्या किया? एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ठीक है। तो कोई राजा जब आवाज़ उठाता तो आवाज़ भी नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने और पास के काफ़ी राजा थे, जो लोग थे, नवाब थे, वो विरुद्ध कर दिए। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्र शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन रहते करते गए। अंत में मुख्य रूप से अवध, बंगाल और दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इन्होंने क्या किया लास्ट में दोस्तों? अवध, बंगाल और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।